देखो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 22 से 31 अक्टूबर में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, गप्पे कम और आराम से बैठो। वह हमारा जो है वह है उल्का पिंड। करंट अफेयर में चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। अब उल्का पिंड होता क्या है, इसको इंग्लिश में मेटेरॉइड्स बोलते हैं। उल्का पिंड की यदि हम बात करें तो बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं, छोटे बड़े स्टोन के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। चर्चा में इसलिए रहा है कि एक उल्का पिंड जिसका वेट लगभग कितना टन, 48.5 टन पृथ्वी से टकराने वाला था। ठीक है, नामकरण तो उसका नहीं किया गया, लेकिन बाल बाल अर्थ बच गया। ऐसे कई घटना यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में होते रहते हैं। तो ये जो है मूल रूप से उल्का पिंड टकराने वाला था, लेकिन ये बच गया। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी पहले मैं आप लोग को बताया भी हूं कि भारत में बेटा एक झील है महाराष्ट्र में, जिस झील का नाम क्या है, लोनार लेक। ये पूछा जाता है कि जो लोनार जो झील है वह किसके कारण बना है, तो उल्का पिंड गिरने के कारण लोनार झील का निर्माण हुआ है, जो किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कंडीशन एक। कंडीशन नंबर 2, यह भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो मेटेरॉइड्स जो होता है, जो उल्का पिंड होता है, वो अर्थ के किस लेयर में हमें दिखाई देता है। तो अर्थ के टोटल कितने लेयर होते हैं, 5। तो जो ऊपर से जो तीसरा जो लेयर होता है, जिसे मेसोस्फीयर या मध्य मंडल कहते हैं, उस लेयर में स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा उल्का पिंड दिखाई देता है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा यह पूछा गया है, क्षुद्र ग्रह से सवाल आ रखा है कि एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह क्या होता है। सीधा सा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं पहले भी बता रखा हूं आप लोगों को, क्षुद्र ग्रह 2 प्लेनेट। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा होता है, जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहते हैं। और इंटरनल प्लेनेट का अंतिम कौन सा होता है, मार्स, जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या कह देते हैं, मंगल। ये क्या हो गया, बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, जुपिटर और मार्स के बीच जो छोटे बड़े रॉक्स के टुकड़े पाए जाते हैं, छोटे बड़े जो कण पाए जाते हैं, उसी को हम लोग एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नसीम अल बहर क्या है। ठीक है, तो नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम क्या है भाई, नसीम अल बहर। तो ध्यान रखिएगा, जो नसीम अल बहर है यह एक एक्सरसाइज है, यह एक सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। किन 2 देश के बीच हुई है, तो एक तो अपना कौन हो जाएगा भाई, भारत। भारत और किसके बीच हुई है, तो ओमान देश के बीच हुई है। क्लियर है। यह एक्सरसाइज कहां हुआ है, तो भारत में हुआ है। कई बार यह भी सवाल देता है, मैं यहां से देखा हूं कि ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। क्लियर है। और यहां पे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि ओमान की मुद्रा क्या है, वो आप लोग हमें बता दीजिएगा। यह भी बेटा पूछा जा सकता है कि ये जो नसीम अल बहर जो एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जबरदस्त सवाल है। हाल फिलहाल में देखिएगा, फीमेल T20 बेटा वर्ल्ड कप खेला गया है। जैसे मेल का भी 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। कहां हुआ था बताओ, खा गए आप लोग, USA और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और विनर कौन बना था, अपना भारत। किसको हराया था, हाँ, साउथ अफ्रीका। कुछ लोग कह रहा ऑस्ट्रेलिया भाई,
तो साउथ अफ्रीका को हरा करके और अपना जो इंडिया है वो विनर बना था। अब यहां पे देखा जाए जो फीमेल T20 बेटा वर्ल्ड कप हुआ है वह किस देश में इसका आयोजन हुआ, तो दुबई में। क्लियर है। और फाइनल में 2 देश पहुंचे थे, बताओ कौन कौन से देश पहुंचे, बताइए आप लोग यदि पढ़ते। हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना, ना भी याद हो तो मेल और फीमेल दोनों में एक साइड से साउथ अफ्रीका पहुंचे हैं, ये माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना। लेकिन दोनों केस में बेचारा साउथ अफ्रीका जीत नहीं पाया। यह भी तरीका याद करने का है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों फाइनल T20 में कौन पहुंचा भाई, साउथ अफ्रीका। लेकिन दोनों में बेचारा हार का सामना करना पड़ा। मेल में जीत गया भारत और फीमेल में बताओ कौन जीता, न्यूजीलैंड। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल में जो T20 वर्ल्ड कप है उसके विनर कौन बने, तो न्यूजीलैंड बने। क्लियर है। न्यूजीलैंड से बेटा क्या सवाल पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला न्यूजीलैंड अभी तक कितना T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने जीता था, तो अभी तक इसका फर्स्ट टाइम ही आया था। तो पहली बार दुबई में आयोजन हुआ फीमेल T20 वर्ल्ड कप। क्लियर है। जिसके विनर कौन बने, न्यूजीलैंड, और हारने वाले टीम कौन थे, साउथ अफ्रीका, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। तो दोनों क्वेश्चन मेल T20 और फीमेल T20 दोनों आप लोग कवर कर लीजिएगा यहीं से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल यदि आपसे मैं पूछूं, पहले पूछ ही लेता हूं कि बे ऑफ बंगाल में कितने यूटी हैं, बंगाल की खाड़ी में कितने यूटी हैं, तो 2 यूटी है, एक अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा पुदुचेरी। तो एक सवाल पूछा जाता है कि पुदुचेरी का जो पुराना नाम था उसे बोलते थे पांडेचेरी। तो भारत सरकार से यहां सवाल पूछा जाएगा, पांडेचेरी को भारत सरकार या भारत में किस वर्ष मिलाया गया, तो 1954 में पांडेचेरी को भारत में मिलाया गया। अब यहां से एक होमवर्क है कि भाई मिलाया गया उससे पहले यह पांडेचेरी किसके कब्जे में था, चाहे वह फ्रांसीसी होगा, चाहे वह पुर्तगाली होगा, चाहे वह अंग्रेज होगा। ये आपकी समस्या है, क्वेश्चन मार्क दिया हो, ये कुछ आप लोग कवर कीजिए, कुछ हम लोग, क्योंकि दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी कोई उपाय है, ना कि एक मेहनत कर रहा है एक खा के सो रहा है, भाई कोई फायदा ही फिर नहीं है। क्लियर है। अगला सवाल, आपको पता है पॉलिटी की जो शुरुआत बेटा होती है, संविधान की जो शुरुआत होती है वह प्रीएम्बल से होती है। प्रीएम्बल को हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। बताओ, कोई बताओगे प्रस्तावना का अन्य नाम? खा गए, यही दिक्कत तुम लोग। उद्देशिका, ये पूछा जाता है कई बार प्रस्तावना नहीं देगा बल्कि दे देगा उद्देशिका। तो हमारे प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा, एमेंडमेंट हुआ है संविधान संशोधन कितने नंबर का, 42 नंबर का। संविधान में बदलाव किया गया, संशोधन किया गया, और यह किस वर्ष किया गया भाई, तो 1976 में। प्रस्तावना में यहां से पूछा जाता है बेटा 1976 में कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो वह 3 शब्दों को जोड़ा गया। वह 3 शब्द कौन कौन सा था, तो एक तो था धर्मनिरपेक्ष, जिसे हम लोग बेटा पंथ निरपेक्ष भी कह देते हैं। दूसरा अपना था समाजवाद, और तीसरे की बेटा हम बात करें तो तीसरा था अखंडता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये तीनों सवाल है, कई दफा पूछा गया है कि किस वर्ष प्रस्तावना में उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये 3 शब्द कौन कौन से, देखो, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर जिसे हम लोग कहते हैं, या पंथ निरपेक्ष, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान सभी धर्मों को एक जैसा तवज्जो देगा, मतलब इक्वालिटी का अधिकार। दूसरा है बेटा जितने भी लोग हैं, कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो सभी लोग एक समाज में एक समुदाय में जुड़कर रहेंगे। और तीसरा शब्द क्या है, अखंडता। इसको तोड़ोगे
तो भारत को किसी भी सिचुएशन में तोड़ा नहीं जा सकता है, खंड खंड नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत अपना कितना है भाई, एक ही तो है। तो यही हो गया, किसी भी सिचुएशन में भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए कहा जाता अखंड भारत, मतलब एक भारत। अब यहां तो हो गया बेटा, यहां से एक सवाल पूछा जाता है प्रस्तावना से कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। ध्यान रखना, तो प्रस्तावना में बेटा एक शब्द नहीं है जिसका नाम, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार प्रस्तावना में नहीं है। यदि होता तो सभी लोग क्या करते, मन चाहा जितना चाहते उतना ये सब संपत्ति क्या करते रहते, स्टोर करते रहते, कोई रोकने ठोकने वाला होता नहीं। क्लियर है। तो संपत्ति की चर्चा हमारे प्रस्तावना में है, तो आप क्या जवाब देंगे, प्रस्तावना में नहीं है। एक और सवाल, 42वां जो संविधान संशोधन है, ऐसे रेंडमली बता देता हूं, आप लोग को पता ही होगा, इसलिए छोटा संविधान इसे कहते हैं, लिटिल कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एक अब यदि देखा जाए, अभी नया न्यूज आ रखा है बेटा कि डोकलाम से लेकर, ध्यान रखना डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, देपसांग तक 2 प्लेस है, डोकलाम टू देपसांग तक पूर्ण रूप से भारतीय पुलिस प्रशासन का कब्जा हो चुका है। अब ये क्या कंडीशन है, इसे थोड़ा सा समझना। ये ऐसे समझो, यहां पे बेटा यदि हम लोग बात करें तो यहां पे कौन सा देश है, भूटान, आपको पता ही है, ये ऐसे है। इधर आप आओगे तो यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं। ये हो गया देपसोंग, ये हो गया पेंगोंग लेक, ये अपना हो गया गलवान घाटी, यहां हो गया डोकलाम। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि डोकलाम जो है वह किस वर्ष चर्चा का सब्जेक्ट बना। तो डोकलाम मुद्दा बेटा 2017 में, यह त्रिकोणीय मामला है। 3 देश की सीमा डोकलाम के बॉर्डर से टच होती है, एक भूटान, ऊपर से चाइना, नीचे से इंडिया। तो बहुत दिनों से हमें कहीं ना कहीं परेशानियां, चाइनीज फोर्स यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, देपसोंग में भी, गलवान घाटी में, पेंगोंग लेक में, सभी में। इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड स्तर पे। इसलिए ये जो था अपना एरिया, यही तो एलएसी है, इस एरिया पे पूर्ण रूप से अपना जो आईटीबीपी के जो फौज है पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं तो देखो क्या क्या याद करना है। देपसोंग कहां पड़ेगा, लेह लद्दाख, गलवान घाटी भी लद्दाख, पेंगोंग लेक भी कहां पड़ेगा, लेह लद्दाख। और यदि पूछा जाए जो डोकलाम है, तो डोकलाम त्रिकोणीय मामला है 3 देश का, लेकिन अभी यदि देखा जाए इसका मैक्सिमम पार्ट भूटान में पड़ता है, और भूटान एक पुअर कंट्री, छोटा कंट्री, तो चाइना इस पे बार बार प्रेशर देता था, तो भूटान ने दोस्ती कर लिया अपने इंडिया से। तो कहीं ना कहीं ये जो डोकलाम मुद्दा है ये इंडिया के पक्ष में ही सही साबित हुआ। तो ये प्लेस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है, हालांकि क्वेश्चन पूछा गया तो मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें ज्यादा तो कुछ बताऊं ना, क्योंकि ज्यादा आप लोगों को पता ही है। टोटल चंद्रयान मिशन कितना किया गया बताओ? 3 किया गया। पहला कब हुआ था? हाँ 2009 कहां से हो गया, कहां दिमाग रहता है? 2008, 2019, 2023। ये दोनों मिशन क्या रहा था? तो यह दोनों मिशन असफल रहा, और 2023 का मिशन कैसा रहा भाई? तो सफल रहा। ज्यादा कुछ जानेंगे नहीं, सीधा सा यही सवाल था। अगला बेटा, अगला पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स। पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल जो राइट्स है वह भारतीय संविधान के किस भाग में है बताओ? भाग 3 में है। और टोटल आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक।
लेकिन यहाँ चर्चा है कि टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं, तो वो 6 है। पहला 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। दूसरा 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। 23 और 24 अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धर्म, है ना, धर्म को लेकर स्वतंत्रता दी गई है। 29 और 38 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और 32 से 35 रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। हालांकि पॉलिटी वाले सेक्शन में मैं पढ़ा रखा हूं, ज्यादा यहां बहस करना बेवकूफी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक भारत सरकार अभी पोर्टल बेटा लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का नाम है माई युवा भारत। बताओ इसका क्या मकसद होगा, बताइए। किसी को पता है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माई युवा भारत, इसे हम लोग अपने भाषा में माई भारत भी कहते हैं। आपका कहना सही है, लेकिन प्रॉपर 2030 ऐसा कोई डेटा नहीं है, बाकी सब कुछ आपका सही है। माई युवा भारत बेटा एक पोर्टल है, इसमें जितने एक्टिविटीज होते हैं भारत के सभी नागरिक, चाहे गवर्नमेंटल हो चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, जिनको जॉब की जरूरत है और यदि उसके लायक एलिजिबल है, तो इस पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। ये गवर्नमेंटल पोर्टल है, ध्यान रखना, एक तरह से ऐप है। और गवर्नमेंट को लगेगा कि वाकई आपकी इंटरव्यू जो भी प्रक्रिया होगी इंटरनल वो होगी, लगेगा तो आपको जो है ना उस अनुसार से जॉब दिला देगा। ये कोई जरूरी नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट में भी डाल दे, ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं प्राइवेट में। क्योंकि भारत सरकार ऐसे कई कर रहे हैं कि कुछ बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं लेकिन स्लिप कर रहे हैं, रीजन कुछ भी हो, और वाकई उसके पास नॉलेज है तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट में ही जाएंगे, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल किसी में भी जा सकते हैं, बशर्ते सरकार के पास आपका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा, देखेंगे तभी तो उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, एक तरह से कह सकते हो मल्टी पोर्टल है। जितने टाइप के जॉब होते हैं सभी यहाँ पे डालिए, अपने आप आपके पास मैसेज वगैरह कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, माई युवा पोर्टल जो है या माई युवा जो भारत है या एक पोर्टल है या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बेरोजगारी दूर करने के लिए ऐसी प्रक्रिया की गई। बड़ा ही बेटा फेमस एक वर्ड है दाना। हाल फिलहाल में बताओ, दाना जो है यह एक साइक्लोन है, चक्रवात, ध्यान रखना। और ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये जो बेटा साइक्लोन है यहाँ पे कौन सा राज्य हो गया भाई? उड़ीसा। इधर आएंगे तो वेस्ट बंगाल, इधर आएंगे आंध्र प्रदेश, इधर आएंगे तमिलनाडु, इधर आएंगे झारखंड वगैरह सब कुछ है। तो ये पूछा जा सकता है कि दाना जो साइक्लोन आया वो आया पहले किधर? तो ये वाला एरिया कौन सा होता है? बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में एक हाल फिलहाल में साइक्लोन आया है जिसका नाम है दाना। क्लियर है? और यह दाना जो साइक्लोन है सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वह ओडिशा राज्य को पहुंचाया। इसका मतलब यह नहीं है कि ओडिशा को ही सिर्फ पहुंचाया, वेस्ट बंगाल को भी नुकसान, इधर झारखंड होगा, बिहार होगा, आंध्र प्रदेश। तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कौन सा स्टेट? ओडिशा। या तो आपसे बेटा सवाल यह दे देगा कि दाना साइक्लोन जो उत्पन्न हुआ वह बे ऑफ बंगाल में, और यह किस एरिया को नुकसान पहुंचाया? तो ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट, क्योंकि ये वाला क्या है? वेस्टर्न है। तो ये दोनों के दोनों पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अच्छा, एक और सवाल है, कोई बता सकते हो कि ये जो नाम जो रख देता है, जैसे कई बार साइक्लोन आया, नीलम आया, कैटरीना आया, दाना, जैसे ये नाम रखने की परंपरा कब से शुरू हुई है? ध्यान रखना, ये नाम रखने की परंपरा जो शुरू हुई है वो किस वर्ष से? 2000 से हुई है। और ये नाम कौन से संस्था के द्वारा? तो मौसम विज्ञान संगठन, जो इन्वायरमेंट को चेक करते रहते हैं ना, तो उनके द्वारा एक परंपरा शुरू हुई कि उस क्षेत्र में कोई फेमस प्लेस है, फेमस साइंटिस्ट है, उसके द्वारा क्या कर दिए जाएंगे? नाम रख दिए जाएंगे। तो नाम रखने की जो परंपरा शुरू हुई थी साइक्लोन का प्रॉपर, ठीक है, नहीं तो सभी जगह क्या कहते हैं हम लोग? साइक्लोन आ गया भाई,
क्वेश्चन भी नहीं बन पाता। तो नाम रखने की परंपरा, ठीक है, मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा की गई। सन 2000 से ये प्रक्रिया शुरू हो। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग जानते होंगे राष्ट्रमंडल गेम, कॉमनवेल्थ गेम तो नाम सुने होंगे। तो राष्ट्रमंडल जो गेम है, इसमें बेटा पहले ये बताओ, राष्ट्रमंडल गेम जो है इसमें कौन से देश शामिल होंगे? ये कौन बताओगे? बताओ, कोई बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, ब्रिटिश के जो गुलामी परंपरा में रहे, जो भी देश गुलाम बनाया गया ब्रिटिश के द्वारा, वही इस कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकेंड आपके लिए होमवर्क है कि राष्ट्रमंडल गेम की शुरुआत, कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बेटा यह पूछा जा सकता है कि भारत में अभी तक यदि देखा जाए तो कितने कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ? तो सिर्फ एक बार हुआ है। वह किस वर्ष हुआ था? 2010 में। और इसका आयोजन कहां हुआ था? तो दिल्ली में। क्लियर है? और टोटल देखा जाए तो उस समय टोटल पदक कितने जीते थे? तो 101 पदक टोटल। 3 टाइप के होते हैं, गोल्ड होते हैं, सिल्वर होते हैं, ब्रॉन्ज होते हैं। क्लियर है? अब यहां से यह बेटा पूछा जा सकता है, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है वह कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्षों में यह आयोजन किया जाता है। और क्या पूछा जा सकता है कि 2022 और 2026, ध्यान रखना, 2022 में और 2026 में। तो 2022 तो चला गया, तो 2022 में इस गेम का आयोजन कहां किया गया था? तो बर्मिंघम में किया गया था। ठीक है? और 2026 में कहां किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहां से, क्योंकि फ्यूचर वाला पूछ दिया जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2026 में कहां होगा? तो ग्लासगो में होगा। अब क्यों मैं अभी बता रहा हूं, इसका रीजन मैं बता देता हूं। भारत के लिए बड़ा झटका लग गया। क्यों ऐसा लगा? तो कुछ जो टीम है, जैसे यदि मैं बात करूं, यहां पे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये सवाल उठा करके चिप। अभी हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम में घोषणा किया गया है कि कुछ प्लेयर को बाहर कर दिया जाएगा। और वह बेटा टीम कौन कौन सा है? तो ध्यान रखना, एक तो हॉकी का टीम है, दूसरे की बात करें, दूसरा बैडमिंटन टीम है, तीसरा निशानेबाजी जो होते हैं, निशाना लगाते हैं ना भाई, निशानेबाजी हो गया, चौथे की बात करें कुश्ती, और पांचवें की बेटा बात करें तो मुक्केबाजी, सॉरी पांचवें की बात करें तो क्रिकेट। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से उठा के दे सकता। आप इतने में ही भारत में जो मेडल लाते हैं वो इसी सब क्षेत्र में तो लाते हैं, कुश्ती में लेके चले आते हैं, निशानेबाज में लेके चले आते हैं, बैडमिंटन में। तो अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखना, पिछले से पिछले वर्ष भी 5 गेम को बाहर कर दिया, लेकिन वो नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कॉमनवेल्थ गेम से किस किस टीम को या किस किस गेम को बाहर किया गया। तो टोटल कितने को किया गया बेटा? 5 को किया गया। हॉकी 1, भारत का राष्ट्रीय नेशनल जो है ना गेम है, हॉकी 1, बैडमिंटन 2, निशानेबाज 3, कुश्ती 4 और क्रिकेट 5। इसीलिए मैं इतना चीज आपको बताया हूं। तो ग्लासगो में जो गेम होगा, ये 5 खेल आयोजन होगा या नहीं होगा बताओ? तो इसका आयोजन अब वहां पे नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में घरेलू मैच हुआ है, कौन सा मैच हुआ था? T20 का। T20 में वह कौन सा ऐसा टीम है? ध्यान रखना, जिम्बाब्वे। वह कौन सा ऐसा टीम है, मुख्य रूप से यदि देखा जाए, जो सर्वाधिक रन बनाया है? तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। अभी तक T20 में 344 रन, 20 ओवर में 344 रन बहुत होता है। तो बनाने वाला जो टीम है यह को किस देश का है भाई, किस कॉन्टिनेंट का है? तो जिम्बाब्वे जो है किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा? बताओ, फटाक से बताओ। हाँ, जिम्बाब्वे एक देश है, किस महाद्वीप का हिस्सा होगा? जय गणेश। अफ्रीका का है।
तो जिम्बाब्वे इकलौता टीम है जो सबसे ज्यादा रन बनाया 344। सीधा आपके एग्जाम में उठाएगा सवाल। और यदि पूछा जाए बेटा कि इसका कैपिटल क्या है, तो जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है, तो हरारे। क्लियर है यहां तक? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि अभी ध्यान रखिएगा, अभी बेटा सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा, विश्व सर्वश्रेष्ठ स्कूल प्राइज दिया गया है। विश्व में जो टॉप क्लास के स्कूल हैं, कॉलेज नहीं, स्कूल प्राइज दिया गया है, जिसमें भारत के कितने स्कूल शामिल हो गए, तो 3। ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले बेटा दिल्ली में, दिल्ली का यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो बसंत कुंज, दिल्ली में बसंत कुंज प्लेस पड़ता है, ठीक है, वहां का एक स्कूल है जिसका नाम है रेयान इंटरनेशनल स्कूल। कंडीशन फर्स्ट, ध्यान रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा लेकिन दमदार सवाल है। विश्व सर्वश्रेष्ठ स्कूल की श्रेणी में भारत के टोटल कितने अपॉइंट हुए, 3 चुने गए। एक दिल्ली का बसंत कुंज स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल, कंडीशन फर्स्ट। दूसरे की यदि हम लोग बात करें, टीचिंग लाइन वाले में तो पूछा ही जाएगा। दूसरे की बात करें बेटा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रतलाम। रतलाम में एक स्कूल है जिसका नाम है विनोबा इंटरनेशनल स्कूल, विनोबा भावे नहीं, विनोबा इंटरनेशनल स्कूल। और तीसरे की हम लोग बात करें तो तीसरे तमिलनाडु राज्य में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है भाई, मदुरई। मदुरई ऐसे भी फेमस ही रहता है, हमेशा रहता है चर्चा में। और यहां पे एक स्कूल है बेटा, कालवी इंटरनेशनल स्कूल। तीनों इंटरनेशनल स्कूल है और तीनों जो है विश्व के सबसे अच्छे स्कूल की श्रेणी में आ गया है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में बताओ, आप लोग बता सकते हो तो सबसे कम उम्र के विश्व की 14 बड़ी जो माउंटेन होता है, पर्वत श्रृंखला को चढ़ने वाले व्यक्ति कौन बने, सबसे कम उम्र के? बताओ फटाफट बताओ। देखो, एक व्यक्ति है जिनका नाम है नीमा रिंजी। यह विश्व के 14 जो टॉप क्लास के, जो हाईएस्ट पीक है, चढ़ने वाले विश्व के सबसे युवा बन गए, क्योंकि अभी तक इनका एज जो है 18 से कम है। सबसे युवा जो है प्रतिभाशाली या पर्वतारोही कह सकते हैं, पर्वत को चढ़ने वाले। तो 14 जो वर्ल्ड के टॉप श्रेणी के हैं उसको यह फतह कर लिए। और ध्यान रखना बेटा, यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन बढ़िया सीधा सा दे देगा, सबसे युवा कौन है, और ऐसे सवाल आते ही आते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज बताइए, जब देश अपना आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ, तो जब देश आजाद हुआ था तो कितने जो रियासत थे वो मिलना नहीं चाहते थे? कौन कौन से भाई? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और मणिपुर। मणिपुर का तुरंत विलय हो गया था। अब यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर के उस समय जो राजा थे उनका नाम क्या है? राजा हरि सिंह। हरि सिंह अपने आप को मानता था कि ना भाई, मैं अकेला अपना चलाऊंगा, जम्मू कश्मीर एक अलग देश है। लेकिन जब अटैक किया पाकिस्तानी टेररिस्ट जब अटैक किया, तो सीधा सा पूछा जाता है कि भारत के विलय पत्र पर, विलय समझते हो कि हाँ भाई जो भारत कहेगा वही मैं करूंगा, तो भारत के विलय पत्र पर किस वर्ष राजा हरि सिंह ने क्या कर दिया भाई, अपना साइन कर दिया? तो ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, अपना देश। और 1947 में जब पाकिस्तान जब अटैक किया तो जो है फटाक से हरि सिंह कॉम्प्रोमाइज कर लिया, किसके साथ? तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ। और उसके बाद अपने पुलिस फोर्स फिर भेजे गए, फिर पाकिस्तान टेररिस्ट को क्या कर दिया गया? भगा दिया गया। अगला सवाल है, अंबेडकर एक जीवन। अंबेडकर बड़ा अच्छा बुक है ये, अंबेडकर एक जीवन, एक बुक अभी लॉन्च हुआ है, बड़ा जबरदस्त ये बुक है। तो ये पूछा जा सकता है
कि इसके राइटर कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसके राइटर है शशि थरूर। कांग्रेस के बड़े अच्छे सांसद ये रहे, कई और मिनिस्ट्री पद भी शायद इन्हें मिला है। तो शशि थरूर के द्वारा अभी हाल फिलहाल में एक बुक लिखा गया, बड़ा फेमस बुक, बड़ा चर्चा में भी है, ठीक है। तो कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं, अम्बेडकर एक जीवन के राइटर कौन है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, शशि थरूर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है। अब बड़ा अच्छा मौका मिला है, तो गुजरात में देखा जाए बेटा, एक प्लेस है सभी लोग जानते होंगे जिसका नाम क्या है, बड़ोदरा, सभी लोग जानते होंगे। यह कहां पड़ता है, तो गुजरात में। भारत में अभी तक जितने भी यान बनते थे, यान समझते हैं क्या, वायुयान कह सकते हैं, चाहे वह ट्रांसपोर्ट के लिए बनता हो, आम पब्लिक के लिए बनता हो, या नेवी आर्मी के लिए बनता हो, ये सभी के सभी पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं होते थे। लेकिन भारत सरकार ने एक लक्ष्य स्थापित किया है कि 2026 तक भारत में उद्घाटन हो चुका है एक प्लेस में, बड़ोदरा में, सभी के सभी अब जितने भी मालवाहक विमान वगैरह बनेंगे वह होंगे पूर्ण रूप से स्वदेशी। और यह कब तक तैयार हो जाएगा, 2000, ये हेडक्वार्टर बना दिया गया बड़ोदरा को। और ध्यान रखना, पहला जो बेटा विमान बनेगा उसका नाम क्या होगा, C-295। तो भारत का पहला स्वदेशी जो विमान बनेगा, मालवाहक विमान, C-295, और इसका मेन सेंटर कहां बनाया गया है, तो बड़ोदरा में। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और बड़ोदरा कहां पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सभी को पता है, बताओ कोंकण तटीय क्षेत्र कहां से कहां तक के क्षेत्र को कहते हैं, फटाक से बताओ जल्दी से, फिर मैं फिर बताऊं। थोड़ा सा स्पीड में देखो। ये हो गया हमारा कन्याकुमारी, यहां बेटा आएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, बताते जाओ आप लोग भी, विशाखापट्टनम। यहां हो गया हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। ये क्या हो गया भाई, गोवा। तो गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोंकण तट। गोवा से लेकर कन्याकुमारी कौन सा एरिया, मालाबार तट। कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम बताओ, कोरोमंडल तट। और विशाखापट्टनम से हल्दिया तक उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से जानते हैं। हालांकि ये अभी चर्चा में रहा है, लेकिन यहां से यहां कंटेंट हम लगा के दे दे तो कर दिए। क्लियर है। अगला सवाल, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। यह पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर, ऊर्जा केंद्र, ध्यान रखना, और विश्व का कहां पे खोला गया, तो विश्व का ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा केंद्र जो भी ओपन किया गया है, खोला गया, वह भारत के किस यूटी में खोला गया, तो लद्दाख में इसे ओपन किया गया है। क्लियर है, ध्यान रखना। और मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो लद्दाख वाले, क्योंकि अच्छा ले लद्दाख यूटी है कि लद्दाख यूटी है, ये पहले क्लियर करो तुम लोग। हम लोग इससे जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं, तो ले लद्दाख यूटी है कि यूटी का नाम लद्दाख है, लद्दाख है, ध्यान रखना ये चीज। लद्दाख के लेह जैसे क्षेत्रों में, लद्दाख यूटी के लेह जैसे क्षेत्रों में बेटा एक प्लेस है जिसका नाम है चौगलगसर, ध्यान रखना, चौगलगसर। इस प्लेस में विश्व का ऊंचाई पर स्थित ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी सेंटर ओपन किया गया। और दूसरा जो एनर्जी सेंटर जो ओपन किया जाएगा वह कहां किया जाएगा भाई, तो कारगिल में। ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड का है, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज। अगले की बात करें, अच्छा एक चीज बता दो यहीं पे फटाक से, लद्दाख के कौन है गवर्नर, मारूंगा रैप्टा खींच करके। गवर्नर हमेशा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यूटी के तो यही होते हैं। तो मैं अब दूसरा रिपीट कर रहा हूं, उपराज्यपाल कौन है, अब होगा बीडी मिश्रा। गवर्नर कभी भी किसी यूटी का पूछा जाए तो बेझिझक आप लोग किसका नाम लेंगे, जो देश के राष्ट्रपति होते हैं। क्यों,
क्योंकि यूटी में गवर्नर का पद राष्ट्रपति के हाथों में होता है, वहां क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है। अगला सवाल है, हाल फिलहाल में 5-7 मिनट और है, हाल फिलहाल में आयरन मैन के नाम से कौन सा सांसद फेमस हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, साउथ इंडिया का, शायद कर्नाटका का सांसद है जिसका नाम है सूर्या कुमार। सूर्या कुमार कई मेडल जीते हैं। तो इंडिया का पहला और इंडिया का सबसे युवा, ध्यान रखना क्वेश्चन मिस मत करना, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य सूर्या कुमार हैं, जिसे किस नाम से भाई नवाजा गया, तो आयरन मैन के नाम से नवाजा गया। अगला बेटा है सोहराई त्योहार। अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में कुछ दिन पहले देव उठनी क्या होता है, फेस्टिवल किए थे ना। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में देव उठनी होते हैं फेस्टिवल, लेकिन उसी दिन जो है छत्तीसगढ़ में, मुख्य रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है अंबिकापुर। अंबिकापुर में स्पेशली एक फेस्टिवल मनाए जाते हैं जिसका नाम क्या है, सोहराई फेस्टिवल। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है। तो सोहराई फेस्टिवल कहां का है, राज्य में, सीजी छत्तीसगढ़, प्रॉपर प्लेस पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, अंबिकापुर। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीधा सा सवाल है, बताओ आप लोग जानते हो कि भारत के द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता, आयात क्रूड जो किया जाता, क्रूड समझते हो, तेल, कच्चा जो तेल आयात किया जाता है सबसे ज्यादा किस देश से, बताओ। भारत में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्रूड इंपोर्ट किया जा रहा है बेटा, 40% जो किया जा रहा है वह किस देश से किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा अभी भी हम लोग रसिया से तेल वगैरह मंगाते हैं। तेल नहीं है, सरसों वाला तेल, ठीक है, पेट्रोल वगैरह की मैं बात कर रहा हूं। अगले सवाल, अगला सीधा सवाल है, यूएनओ का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है, नहीं है तो आप हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, आप हमें बता दीजिएगा। सवाल यह है कि यूएनओ का स्टेबल, जो यूएनओ का जो गठन हुआ था वह किस वर्ष हुआ, सन 1945 में। और यूएनओ के जो अपना भारत है वह अभी सदस्य, जिस वर्ष यूएनओ बना है उसी वर्ष भारत उसका सदस्य बन गया। क्लियर। और अगला सवाल और अंतिम सवाल है, सीधा सा है, गीजा का पिरामिड। देखो भाई, कोई भी चीज आए पिरामिड जैसे हो तो आपके पास आंसर एक ही होना चाहिए, कहां होना चाहिए, इजिप्ट या मिस्र। गीजा का हो, पिरामिड पठार हो, पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर हो, पिरामिड सभ्यता हो, आपको कुछ नहीं, एक देश का नाम ढूंढना है जिसका नाम मिस्र है या इजिप्ट है, जिसकी राजधानी क्या है बताओ, काहिरा या काइरो के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब के सब कवर हो गए। ठीक है।